हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह वृषभ लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में माता भूमि भवन के स्वामी है और 10वें भाव में विराजमान है। सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 10वें भाव में विराजमान है और इस पर केतु की, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी है। माता भूमि भवन के सुख में भी परेशानी होती है। सूर्य यहाँ से चतुर्थ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण माता भूमि भवन महान सुख प्राप्त होता है। परंतु 10वें भाव में सूर्य के पीड़ित होने के कारण उसमें परेशानी भी होती है, रोजगार में भी परेशानी करना पड़ता है। तो सूर्य का आप मंत्र जाप उपाय बताए गए हैं। केतु से संबंधित दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में तृतीय भाव के स्वामी है और षष्ठ भाव में विराजमान है और इस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, मानसिक परेशानी होती है और शत्रु पक्ष से भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पेट में भी किसी प्रकार की बीमारी होने की संभावना रहती है। चंद्रमा यहाँ से द्वादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। तो आपको चंद्रमा का मंत्र जाप करना चाहिए, सफेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए और केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना चाहिए। मंगल इस कुंडली में नीच राशि में विराजमान है और मंगल इस कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी। तो वृषभ लग्न की कुंडली में मंगल को अकारक माना जाता है और मंगल पर किसी ग्रह की दृष्टि है नहीं, परंतु मंगल नीच राशि में है लेकिन वक्री है। तो ऐसा माना जाता है कि कोई भी ग्रह नीच राशि में हो और यदि वह वक्री हो जाते हैं तो उनको नीच का दोष नहीं लगता है या नीच भंग हो जाता है, ऐसा माना जाता है। परंतु फिर भी मंगल बहुत कम अंश 0.6 अंश के हैं और वक्री होने का मतलब ये नहीं है कि 20 अंश की वृद्धि हो जाएगी। मेरा मानना है कि 4-5 अंश की वृद्धि होनी चाहिए और मंगल जो है वह अगर 28 अंश से ऊपर होते हैं तब नीच नहीं माने जाते। तो खैर यहाँ विराजमान होने के कारण पहला बात कि भाई के सुख में कमी होती है। जैसे मंगल अगर तृतीय भाव में विराजमान होते हैं तो भाई का सुख नहीं प्राप्त होता। यदि खैर इसकी यहाँ पर और भी किसी ग्रहों की दृष्टि होती या चंद्रमा की स्थिति अच्छी होती तो माना जा सकता है। और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कुछ कठिनाई एवं परेशानी होती है। बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता प्राप्त होती है। यहाँ से मंगल जो है यहाँ षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण शत्रु पक्ष पे प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है और 9वें भाव में दृष्टि के कारण परिश्रम के माध्यम से भाग्य की उन्नति होती है, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है, धर्म का पालन करते हैं। परंतु 10वें भाव में शनि के घर में दृष्टि डालने के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी भी होती है। यदि यहाँ पर अपने मित्र के घर में दृष्टि डालते तो कारक होने पर भी परेशानी नहीं करते, परंतु शनि के घर में दृष्टि डालने के कारण परेशानी होगी। यह भी शनि का घर है, लेकिन मकर लग्न में यदि शनि की दृष्टि होगी तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन कुंभ लग्न में अगर दृष्टि डालेंगे तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मतलब यहाँ मेन बात यह है कि मंगल का आपको मंत्र जाप करें, एक तांबे का छल्ला धारण करें, इसका रत्न नहीं धारण करें, इस बात का आप ध्यान रखें और जो उपाय बताए गए हैं वह उपाय करें। बुध के विषय में चर्चा करते हैं तो बुध जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव एवं पंचम भाव के स्वामी है। द्वितीय भाव पंचम भाव के स्वामी है और वृषभ लग्न की कुंडली में बुध को बहुत कारक माना जाता है। धन एवं कुटुंब के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी है और 10वें भाव में देखिए यहाँ विराजमान है सूर्य के साथ, जो कि आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो बुध के यहाँ विराजमान होने के कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। धन एवं कुटुंब का भी श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है और चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का भी सुख प्राप्त होता है। और जैसे कि इन दोनों में देखिए यह 12 अंश के हैं और यह 21 अंश के हैं, तो मतलब दूरी थोड़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कम तो दूरी नहीं है, इसलिए अस्त का प्रभाव
नहीं रहेगा। हालांकि नियम तो यह है कि 12 अंश से ज़्यादा का जब अंतर होता है सूर्य और बुध में, मतलब सूर्य बुध एक साथ विराजमान हो और दोनों में 12 अंश का अंतर हो। जैसे 12 है तो यह 24 अंश के हों तो अस्त नहीं माना जाएगा, लेकिन यहाँ अस्त का भी कुछ प्रभाव होगा। लेकिन बुध जो है फलादेश से बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं, धन कुटुंब विद्या बुद्धि संतान माता भूमि भवन पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में। तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं, इसका मंत्र जाप भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको रोजगार में भी बहुत श्रेष्ठ सफलता प्राप्त होगी। और बुद्ध से संबंधित अगर ऐसे व्यक्ति कार्य करें तो बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। जैसे अकाउंट से संबंधित, और जैसे कैशियर से संबंधित, चार्टेड अकाउंटेंट से संबंधित अगर कार्य करें तो उसमें अच्छी सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर बुध के साथ गुरु भी विराजमान है। तो ये दोनों अगर 10वें भाव में विराजमान हो गए, बुध और गुरु, तो ऐसे में मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति अकाउंट से संबंधित कार्य में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में अकारक माने जाते हैं, क्योंकि ये आमदनी के भी स्वामी होते हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी होते हैं, और 10वें भाव में विराजमान है। तो यहाँ विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है, मैंने जो बोला ध्यान रखिए, कुछ कठिनाइयों के साथ आयु में वृद्धि होती है, आमदनी के क्षेत्र में भी कुछ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में दृष्टि डालते हैं तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में दृष्टि के कारण माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण नौकरी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। अब गुरु इस कुंडली में आकारक होते हैं और यह 17 अंश के हैं, बहुत मजबूत है। आपको गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना, जब भी गुरु की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी तो आपको गुरु से संबंधित दान एवं उपाय करना है। इसको प्रबल नहीं करना है, मंत्र जाप नहीं करना है, रत्न धारण आपको नहीं करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है, और देखिए यहाँ उच्च राशि में विराजमान है, और लग्नेश भी है और षष्ठ भाव के भी स्वामी है, लेकिन लग्नेश है तो इनको आकारक का दोष नहीं लगता है या कम लगता है। तो फलादेश पर हम ध्यान देते हैं तो शुक्र देखिए लग्न के स्वामी होके आय भाव में उच्च राशि में विराजमान हो, तो आमदनी बहुत अच्छी होती है, श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है, अचानक धन प्राप्त होता है, शारीरिक स्वास्थ्य सौंदर्य सम्मान एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, और शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए शनि जो कि भाग्य भाव के स्वामी हैं, उनके साथ शुक्र का संबंध बन रहा है, तो यहाँ विद्या बुद्धि संतान के लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन देखिए शुक्र 3 अंश के हैं, बिल्कुल कमजोर है, आपको कम से कम 10 कैरेट का ओपल जरूर धारण करना चाहिए, तभी श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। उच्च राशि में तो है, लेकिन ग्रह का अंश भी तो देखना पड़ेगा। तो स्थान बल में तो शुक्र अच्छे हैं, लेकिन उच्च राशि में एकादश भाव में बैठे हैं, अंश बल में कमजोर हैं। तो हम इस शुक्र को प्रबल करेंगे तो हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होगा। शनि जो है इस कुंडली में सबसे राजयोग कारक ग्रह होते हैं, 10वें भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं, यानी भाग्य के स्वामी हैं, रोजगार के स्वामी हैं। पंचम भाव में बुध के घर में विराजमान है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, पिता राज्य एवं रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब सप्तम भाव में शनि दृष्टि डालते हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है और विवाह में विलंब भी होता है। और यहाँ से जब एकादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो आमदनी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, और द्वितीय भाव में दृष्टि डालने के कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। यानी शनि प्रत्येक तरह से तो अच्छा लाभ दे रहे हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए परेशानी का भी योग बना है। इसलिए शनि से संबंधित आपको सामान्य जो उपाय बताए गए वह उपाय भी करना चाहिए। बाकी तो शनि का फलादेश अच्छा है, लेकिन एक जगह वैवाहिक जीवन में परेशानी कर रहे हैं, तो इसलिए इसका वैसे 9 अंश के हैं और वक्री हैं, तो हम इन्हें मतलब कि प्रबल मजबूत माना जाएगा कि प्रबल है या मजबूत है, या आप मानिए इसको, मतलब कमजोर नहीं माना जाएगा। जैसे हम मानते हैं कि 15 अंश पे ग्रह बिल्कुल मजबूत होते हैं, लेकिन 9 अंश के हैं और वक्री हैं तो माना जाएगा कि पूर्ण रूप से यह प्रबल है। लेकिन इनसे संबंधित आपको उपाय भी करना है, जो कि वैवाहिक जीवन में थोड़ी परेशानी और विलंब का योग बना रहे हैं। अब राहु का फलादेश करते हैं तो राहु जो है देखिए अष्टम भाव में विराजमान है, तो यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में कुछ परेशानी होती है, पेट के निचले भाग में भी किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना रहती है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण खर्च अधिक रहता है, फिजूल खर्च के कारण भी परेशानी होती है, कभी कभी नींद ठीक से नहीं आती है, बाहरी स्थानों के संपर्क से भी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। परंतु द्वितीय भाव में जब दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है।
मतलब अलग अलग किस भावों में देख रहे हैं और किस राशि में देख रहे हैं, उसके अनुसार लाभ हानि का निर्णय होता है। तो यहाँ परेशानी, लेकिन यहाँ पर धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से राहु देखिए चतुर्थ भाव में जब देखेंगे तो माता भूमि भवन कठिनाई एवं परेशानी होती है। तो इसलिए आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना जरूरी है। अब केतु यहाँ बैठे हैं तो यह बुध के घर में केतु अच्छा लाभ नहीं देते हैं, तो धन एवं कुटुंब के सुख में परेशानी होती है। और चंद्रमा पर जब दृष्टि डालेंगे षष्ठ भाव में तो शत्रु पक्ष से कुछ मानसिक परेशानी भी होती है, भाई के सुख में भी कमी होती है या मतभेद होता है उनसे। और जहाँ अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति को पेट के सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। और दसम भाव में जब केतु यहाँ सूर्य के ऊपर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना, यानी केतु यहाँ पर रोजगार के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा परेशानी का योग बनाते हैं। तो इसलिए आपको केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना। तो इस प्रकार आप समझ गए होंगे और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश तो लिखे ही गए हैं। तो इस प्रकार समझकर आप उपाय करें और आगे बढ़ें। हरिओम।